And today we are going to discuss about the lithosphere in brief. We will study कि लिथोस्फीयर किन किन चीज़ों का बना होता है, जो बेसिकली अपर जो लेयर होती है, क्रस्ट जो सरफेस जिस पे हम रहते हैं, बेसिकली ऑन विच वी डू द डेली एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, घर वगैरह बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, अपर क्रस्ट उसको बोलते हैं, जो बेसिकली दैट इज़ मेड ऑफ सॉइल और रॉक्स। तो अब सॉइल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, रॉक्स किन चीज़ों का बना होता है, बेसिकली जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होता है इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कार्बोनेट स्टेट्स, या सिलिकेट कंपोनेंट्स होते हैं, सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, अल्मीनियम, आयरन, मैग्नीज, टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन। तो कुछ कंपाउंड्स जो अर्थ की क्रस्ट में है बहुत ही हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उसमें सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, इनकी जो कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेट्स एंड सिलिकेट्स, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो अर्थ के क्रस्ट में है। तो ये पोर्शन होता है तकरीबन 45%, जो मिनरल कंपोनेंट होता है, मतलब किसी भी सॉइल में 45 to 50% जो होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये बता रहा हूँ, जो ये कंपाउंड्स है इनके ऑक्सीडेट्स होते हैं। तो 4 to 6% होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट, जैसे जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन जो बाइंड होता है, जो ऑर्गेनिक सोर्स से आता है, चाहे वो एनिमल से आता है या प्लांट्स जो है उनके ऑर्गेनिक सोर्स से आता है। तो जो बेसिकली डिफाइन करता है सॉइल की फर्टिलिटी। तो अगर सॉइल में जो है ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, तो नेचुरली उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो हम जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, फार्म यार्ड में या जो हम काउ डंग वगैरह डालते हैं, वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। वो जब डिकम्पोज होता है, वह बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स होते हैं या फंजाई उसको डिकम्पोज करता है, देन वो दैट रिलीजेस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो सॉइल को फर्टिलाइज करता है। तो ये 4 to 6% जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये डिफाइन करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी किस टाइप की होगी। अगर ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मटेरियल, मीन्स द सॉइल इज मोर फर्टाइल। तो जो गर्म इलाके होते हैं, मीन्स कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल में होता है वो डिकम्पोज एट फास्टर रेट होता है। जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें, जहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी वैसे ही, क्योंकि वहाँ पे जो क्रॉप्स जो है पूरे साल ग्रो किए जाते हैं, राइस, वीट, जो उसका वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आप अब बताओगे कि 45 to 50% तो इनऑर्गेनिक है, 4 to 6% जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तो रेस्ट ऑफ द 40 to 45% अगर बात करते हो, दैट इज एयर कंपोनेंट्स, जो सॉइल में होते हैं, पोर्स, तो उसमें भी जो है हवा होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो है वो डिफ्यूज होता है उसमें। तो ये था कि कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फीयर, जो 40 to 50% होता है इनऑर्गेनिक, 4 to 6% होता है ऑर्गेनिक, एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, जो सॉइल में एयर होता है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो लिथोस्फीयर की क्या फंक्शंस है, जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, घर बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स है, वाइल्ड लाइफ, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज सपोर्टेड बाय द लिथोस्फीयर। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स है वो एज एक फेज होता है लिथोस्फीयर। फेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, हवा से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स होता है बाय लाइटनिंग या सम बैक्टीरियाज वगैरह, देन इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द बायोमास। तो वो लिथोस्फीयर में होता है, वो एक स्टेज पे होता है लिथोस्फीयर में। देन इट गेट्स अगेन एक्सचेंज्ड विद द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली हम बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो एक साइक्लिक पैटर्न होता है। तो हम जब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस यूनिट, तो उस पे आप देख सकते हैं कि कैसे किस स्टेज पे कौन सा मिनरल कहाँ पे एक्सचेंज होता है विद व्हाट स्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो ये जो एक एक स्टेज है फॉर द मिनरल्स, जो साइक्लिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल्स होता है,
इट एक्ट्स एज अ फेज फॉर द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। उसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स का जो वेलफेयर है, लिविंग जो रहते हैं लोग, जो कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स, वो सारे जो है सॉइल के बने होते हैं। तो ये था आपका लिथोस्फेयर। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मीन्स वाटर। जो भी कंपोनेंट्स ऑफ वाटर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। तो आपको ये पता ही होगा, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि एक जो है 2/3, अगर 4 हिस्से करेंगे जमीन के, तो 3 हिस्से पानी के होते हैं। मीन्स 97% ऑफ द वाटर जो है ओशंस में होता है। मीन्स कि पहले तो हम बताएंगे कि क्या रेशो है लैंड एंड वाटर का। तो 1/3 है लैंड, एंड 1/4 है लैंड, एंड 3/4 है वाटर। मीन्स कि 3 हिस्से पानी के हैं और एक हिस्सा जमीन का है। तो मीन्स हाइड्रोस्फीयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज उसका जो रेशो है ऑन द अर्थ दैट इज वेरी हाई। तो अब जो ये पानी है, ये 97% जो हमारा अर्थ पे पानी है, ब्लू प्लेनेट प्लैनेट पे जो पानी है, 97% इट इज इन द ओशंस इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मीन्स जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 5%। जिस भी वाटर में 5% से ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होंगी, तो वो सलाइन वाटर होता है। तो मेनली ओशंस में पाए जाते हैं। तो सलाइन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ सम साल्ट्स, जैसे कैल्शियम, एक्सक्यूज मी सर। मैग्नीशियम। यस। सर प्लीज नजमा को लेटिन कीजिए। ओके, ओके कर दिया। थैंक यू सर। ओके, तो मैं कह रहा था कि 97% ऑफ जो वाटर है इट इज सलाइन, एंड ये होता है इन द ओशंस। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल जो इनलैंड वाटर बॉडीज होती है, उसमें भी कुछ साल्ट वाटर बॉडीज होती है। जैसे आपका फेमस पैंगोंग लेक, इट इज सलाइन वाटर, उसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। चिल्का लेक है, सांबर लेक है इंडिया में। ये सब इनलैंड वाटर बॉडीज है जो सलाइन है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 97% जो ओशंस है, तो इसमें जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है बेसिकली क्लोरीन, सोडियम, क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इनकी वजह से मेजर जो पोर्शंस जो है ये साल्ट के, इनकी वजह से जो साल्ट जो है, ये साल्ट कहाँ से आता है? बेसिकली द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो साल्ट्स होते हैं रॉक्स में होते हैं, तो वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग जो होती है बेसिकली बाय वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से, रेनफॉल की वजह से। तो ये जो साल्ट है एक्यूमुलेट होता है इन द सी। तो वही जो हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो साल्ट कंज्यूम करते हैं, जो वाइट साल्ट होता है हमारे घर में आता है, जो हम यूज़ करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द ओशंस। तो वो ब्लीच करके होता है। देन अदर जो सोर्स ऑफ सॉल्ट इज द रॉक सॉल्ट, जो हिमालयन माउंटेन से आता है। तो जो पहले ज़माने में यूज़ होता था, दैट इज़ वेरी जो है उसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देन इट इज़ वेरी हेल्दी एज कम्पेयर टू द कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो रेस्ट 3% है, दैट इज फ्रेश वाटर। नेक्स्ट यूनिट जो होता है आपका, जो है नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें वाटर रिसोर्स में हम पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वाटर का कहाँ कहाँ कितना पोर्शन अवेलेबल है, इन व्हाट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको इन ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि 3% जो फ्रेश वाटर है, इट इज़ इन द मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होते हैं। यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे ग्लेशियर्स है, लद्दाख में द्रांग द्रुंग ग्लेशियर है। तो इनमें फ्रेश वाटर जो है 2 से 3% है। तो ये अब परसेंटेज वेरी करती है, तो यहाँ पे कम भी हो सकता है, और ऑन एन एवरेज है ये चेंज होती रहती है, 1-2% ऊपर नीचे। तो मेजर पोर्शन ऑफ जो फ्रेश वाटर है दैट इज स्टोर्ड और लॉक्ड इन पोलर आइस और ग्लेशियर्स एंड अदर जो फॉर्म ऑफ जो फ्रेश वाटर है, जो इन्हीं ग्लेशियर से मेल्ट होके नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, और जो फिर तालाब वगैरह, जो लेक्स वगैरह बनाते हैं, देन काउंट्स फॉर द फ्रेश वाटर। और इसमें ग्राउंड वाटर भी आता है, बिकॉज जो रेनफॉल होती है तो उसका कुछ पोर्शन ग्राउंड वाटर में चला जाता है, एंड देन इट गेट्स रिचार्ज।
तो हाइड्रोस्फीयर के क्या फंक्शंस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर? तो पहला ही है कि इट सपोर्ट्स जो है लाइफ, जो वाटर इज नोन एज एन एलिजायर ऑफ लाइफ, एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वाटर के बिना लाइफ मुमकिन नहीं है। तो अगर आप अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की, तकरीबन 70-82% हमारी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो नेचुरली हमें जो पानी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, पावर जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं या थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें पानी यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज जैसे कोई भी फैक्ट्री हो, टैनिंग फैक्ट्री हो, डाइंग फैक्ट्री हो, या कोई भी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, एफ एम सी जीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उनमें पानी यूज़ होता है। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द हाईली कंज्यूमिंग सेक्टर्स ऑफ वाटर। तो 80%, इंडिया में 80% जो फ्रेश वाटर होता है वो कंज्यूम होता है इन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन। तो रेस्ट ऑफ द 2% इज यूज्ड इन अदर सेक्टर्स लाइक डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये था हाइड्रोस्फीयर की क्या फंक्शंस है। ये आगे जाके नेक्स्ट यूनिट में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। जो लिथोस्फीयर मैंने यहाँ पे बताया, जो मिनरल्स है, तो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हाइड्रोस्फीयर को पूरा हम जो वाटर रिसोर्स है उसमें डिस्कस करेंगे, और उसकी क्या क्या जो यूजेस है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस रिसोर्स, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट स्फीयर इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज बेसिकली मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या एक्सटेंट है? देखो, अब सरफेस ऑफ अर्थ है, मीन सी लेवल की हम अगर बात करेंगे, तो मीन सी लेवल से नीचे समंदर की जो गहराई में तकरीबन 10 किलोमीटर्स, मीन्स 10,000 मीटर्स बिलो, 10 किलोमीटर अगर हम सतह समंदर के नीचे जाएंगे तब भी वहां पे भी हमें लाइफ मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइक सर बैक्टीरिया। जो है इट्स मेनली कंप्राइज्ड ऑफ, जो मेनली नहीं बट इट्स ओनली कंप्राइज्ड ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो होते हैं जो तीन बेसिक बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर होते हैं। और ये मीन सी लेवल से तकरीबन 10 जो नीचे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे मीन सी लेवल के अगर आप नीचे जाएंगे वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 10 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वहाँ पे वही ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाएंगे दैट कैन सस्टेन अंडर हाई प्रेशर, लो लाइट इंटेंसिटी। क्योंकि 10,000 मीटर नीचे जो है लाइट उतनी पेनिट्रेट नहीं करती है। तो 10,000 मीटर तक शायद अगर सोलर क्लाउड कवर नहीं है तो रेड लाइट जो है पेनिट्रेट कर सकती है। तो रेड लाइट अक्सर जो है डीपर डेप्थ्स तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो इमरजेंसी सर्विस होती है, जैसे फायर ब्रिगेड होता है, एम्बुलेंस होता है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। उनमें जो सायरन होता है, ऊपर सायरन जो उसका लाइट होता है, दैट इज रेड कलर्ड। तो रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज रेड कलर का जो है वो पेनिट्रेट होती है डीप, जो फार फार लोकेशंस पे पेनिट्रेट होती है। जो सनसेट होता है उस टाइम भी आप रेड लाइट देखते हैं बिकॉज उस टाइम जो सन होता है उसकी जो है इंटेंसिटी कमज़ोर होती है। तो एक खाली एक लाइट होती है, जो स्पेक्ट्रम होता है, रेड लाइट ही पेनिट्रेट करती है टू द डीपर जो है फार लोकेशंस में। तो वैसे ही सेम है इसमें सीज में, जो है समंदर में है। तो 10 किलोमीटर की रेंज में खाली रेड लाइट ही पेनिट्रेट कर पाती है। तो वहाँ पे वही ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो फोटोट्रॉप्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बेसिकली वही ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं जो रेड लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और हो सकता है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं जो फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। फैकल्टेटिव मीन्स दे आर समटाइम ऑटोट्रॉपिक, समटाइम हेटेरोट्रॉपिक। तो उनका बेस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसी टाइप का होता है। और उसके अलावा जो मीन लेवल है उसके ऊपर 6 किलोमीटर की रेंज में 6 किलोमीटर की रेंज में आप देखो कि ये आता है ट्रोपोस्फियर में ही, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो समंदर में ही ज़्यादा जो है आपको डाइवर्सिटी मिलेगी माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा इसमें
जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जो है, उस पे भी जो फॉरेस्ट्स होते हैं या ह्यूमंस रहते हैं या और भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, आपके बैक्टीरियाज, बहुत टाइप के बैक्टीरियाज रहते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल कोई पोलर रीजन में जिसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेस्ड ऑन उनका क्या मेटाबॉलिज्म, उनका क्या जो है बॉडी बिल्डअप है, किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स है, वो उस टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अब जो ह्यूमंस है फॉर एग्जांपल, ये ओमनी प्रेजेंट है, मींस दे आर यूनिवर्सल, वो अर्थ में सब जगह फैले हुए हैं, बिकॉज दे कैन मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते हैं। हम घर में रहते हैं, अगर गर्मी है देन वी कैन स्विच ऑन द फैन और एसी। तो अगर सर्दी है तो वी कैन यूज द हीटिंग सिस्टम। तो अपना जो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो किसी भी जगह रह सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक विद अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज पर द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। अगर आप देवदार जो प्लांट्स होते हैं या देवदार कशर पे, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हायर ऑल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है। तो वो जो है ट्रॉपिकल जो प्लेन्स वगैरह में भी ग्रो करता है, बट टेम्परेट क्लाइमेट में। बट ट्रॉपिकल कंडीशंस में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नियर टू कोस्टल एरिया सादर्न इंडिया जो है, वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, बिकॉज वो जो है वो कोल्डर रीजन्स के होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, अब जो हमने अभी जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर की बात करी, तो ये हमेशा इनके साथ रिएक्ट करते रहते हैं, मींस दे एक्सचेंज मटेरियल विद दीज थ्री स्फीयर्स। तो ये जो है बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे plants act as an autotrophs and animals act as an heterotrophs। तो इसमें भी आगे जाके हम बताएंगे कि वो उनका क्या क्या कंपोजिशन है, जो कंज्यूमर्स है बेसिकली एनिमल्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एंड देन बायोटिक कंपोनेंट में हमने बायोस्फीयर इन ब्रीफ डिस्कस किया, उसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ उनका कितना एक्सटेंड है। देन थर्ड वन जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, दैट इज एनर्जी कंपोनेंट। बेसिकली जो इन दो के बीच में रिएक्शन होती है, इनको आपस में रिएक्ट करवाता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दैट आर एनर्जी कंपोनेंट्स। बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स। तो जो भी एनर्जी कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी इज द मेजर, जो भी एनर्जी जो सोर्स है ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द मेजर सोर्स इज द सोलर एनर्जी। चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स का, तो वहाँ से हमारे जो फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वही वो फिर जो है फूड चेन के जरिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में चला जाता है। या हम फॉसिल फ्यूल्स जो है ड्रिल वगैरह करके पेट्रोलियम वगैरह, कोल वगैरह निकालते हैं, दैट आल्सो वाज सम टाइम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोलर एनर्जी। जो प्लांट्स उस टाइम थे, एनिमल्स थे, बिकॉज ऑफ द सम अर्थक्वेक एक्टिविटीज, वो नीचे दब गए बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो कन्वर्ट हो गया इन सच जो है सोर्स ऑफ एनर्जी से फॉसिल फ्यूल्स। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अर्थ पे, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी जो है इवॉल्व होते रहते हैं, इसमें बहुत रिसर्च चल रहा है अभी। तो ये भी यूज़ होता है। सोलर एनर्जी बेसिकली अगर हम बात करेंगे, इट इज़ यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर हमारा जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जैसे सोलर फोटोवोल्टेक, जिसको हम सोलर पैनल्स कहते हैं, सोलर कुकर्स यूज़ करते हैं हम, एंड देन वी सोलर वाटर्स। तो ये हम सोलर एनर्जी इस ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली यूज़ होती है 1945 में पहले ही बार जो है न्यूक्लियर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो एटम बॉम्ब गिराया था नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे। देन आफ्टर दैट जो न्यूक्लियर एनर्जी का मेन फोकस रहा है फॉर द क्रिएशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। तो ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के जो कोर में जो एनर्जी निकलती है, जो हीट निकलती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड देन वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर। फिर थर्मो केमिकल एनर्जी,
थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी। ये डिपेंड करता है कि किस, जैसे ओशन से भी हम बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस फ्रॉम अपर एंड लोअर, जो लेयर होता है ओशंस के, वहाँ से भी हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो ये एनर्जी कंपोनेंट हमेशा बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में फ्लो होता है। तो जैसे हम मेनली फोकस करते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैप्चर होती है फ्रॉम द बाय द प्लांट्स वाया फोटोसिंथेसिस। उसमें पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं इन प्लांट्स। कोई होता है C3 प्लांट, C4 प्लांट, फिर एक और मैकेनिज्म है क्रेजोलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। उसके जो है पाथवेज डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसका क्या मेटाबॉलिज्म है। तो वो फिर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसका बायोमास बनता है, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स वगैरह। वो फिर कंज्यूम करते हैं प्लांट्स, ये हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे ये था आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो अब हमें मेन डिस्कस करना है यहाँ पे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है, जैसे इकोलॉजी। अक्सर आपने देखा होगा कि इकोलॉजी मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमेशा आप याद रखो, जिसके पीछे भी लॉजी आती है, दैट इज मीन्स दैट इज सम काइंड ऑफ ब्रांच या कोई भी स्टडी होगा। या जैसे लॉजी मीन्स स्टडी यहाँ पे, तो उसके आगे क्या है, इको मीन्स दैट इज द बेसिकली द कोर एरिया जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो जो इकोलॉजी है, इट इज़ बेसिकली दैट डील्स विद द जो स्टडी होती है रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, और उसके जो सराउंडिंग है फिजिकल एनवायरनमेंट, मीन्स रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ओक्यूस मीन्स हाउस और प्लेस टू लिव। तो उसका जो है हाउस की स्टडी को हम अगर हम लेमेन्स की टर्म में कहेंगे तो उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो ये पहले जर्मन जोलॉजिस्ट जो है अर्नेस्ट हैकल 1866 में इसने ये जो कॉइन टर्म, दिस अर्नेस्ट हैकल। तो इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कोई बहुत सारे ऑथर्स भी इसमें बीच में आते हैं, बट जो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो 1866 में पहले यही जो है साइंटिस्ट थे, जर्मन जोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी थे, तो इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। तो इकोसिस्टम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बायोम करेंगे, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें ये भी क्वेश्चन आता था, व्हाट इज़ द बायोम। तो बेसिकली बायोम जो है टर्म जो कॉइन की थी, ये कंसेप्ट दिया था क्लेमेंट्स एंड शेल्फोर्ड ने 1939 में। ये दो साइंटिस्ट थे, क्लेमेंट्स एंड शेल्फोर्ड। तो इन्हें क्या कहा कि एक कोई भी बड़ी कम्युनिटी जिसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एक बड़े मेजर हैबिटेट, एक जो है कॉमन क्लाइमेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेस्ट, जैसे कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, दे एग्जिस्ट, या प्लांट्स या वाइल्ड लाइफ है या ह्यूमन से, दे एग्जिस्ट इन द सर्टन टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हाँ, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है, रेनफॉल पैटर्न जो होता है मार्च टू अप्रैल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पे एक डिफिनिट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफरेंट बायोम्स होते हैं। जैसे फॉरेस्ट का अब देखोगे आप, यू कैन सर्च फ्रॉम द इंटरनेट व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दी है फॉरेस्ट। तो एक तो फॉरेस्ट होता है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें को फ्लोरा जो होता है दैट इज प्लांट्स, फाना मीन्स दैट आर एनिमल्स। तो फॉरेस्ट में दोनों होते हैं, वाइल्ड लाइफ्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं इन सम काइंड ऑफ कॉमन एनवायरनमेंट, तो उसको बायोम कहते हैं। ठंडरा मीन्स जो एक कोई भी ऐसा लोकेशन हो जहाँ पे नंबर ऑफ सनी डेज बहुत कम होते हैं, एंड उसमें ज़्यादा कूल काइंड ऑफ टेम्परेचर रहता है, ठंडा रहता है, उसको ठंडरा बोलते हैं। तो ये था दो टर्म्स, एक इकोलॉजी एंड बायोम, देन इकोसिस्टम, जिस पे हमें मेन फोकस करना है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
तो इकोसिस्टम पहले जो टर्म प्रपोज की थी एजी टेंसले 1935 में, जिसने जो है डिफाइन किया था। एक सेकंड। एजी टेंसले ने डिफाइन की थी जो इकोसिस्टम टर्म इज अ सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग इन इट्स ओन एनवायरनमेंट। ये ध्यान रखना आप, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम वो चीज़ होती है जिसकी जो है जिसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, एक बाउंड्री होती है। फॉर एग्जांपल, एक इमेजिनरी आप कमरे में रहते हैं जिसके वॉल है पूरी चारों तरफ, तो ये एक सिस्टम है। बिकॉज आप उस कमरे में रहते हैं, उसमें जो है इट इज़ डिवाइडेड बाय अदर काइंड ऑफ जो एक्सटर्नल फिजिकल या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उससे वो पूरा सेपरेट है बिकॉज ऑफ द वॉल। तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो आप कमरे में अगर बैठते हैं तो आपका जो है आप सांस लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, खाना भी खाते हैं, एंड देन यू गो टू द वॉशरूम। तो ये एक लेमेन्स की टर्म में एक सिस्टम की मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ, समझना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। तो इकोसिस्टम अगर हम नेचुरल में देखें, जैसे ग्रास लैंड की बात करते हैं, या आप कोई भी मानो फॉर एग्जांपल एक एक्वेरियम की बात करते हैं जिसमें फिश एक्वेरियम सबसे छोटा एक इकोसिस्टम है। तो एक एक्वेरियम में पानी है, उसमें मछली है, तो वो सराउंडेड है बाय फ्रॉम जो है अदर काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय, उसमें शीशे का वो गिलास होता है, गिलास कवर होता है, वो उसकी बाउंड्री है। उसमें इनपुट्स क्या आते हैं, उसमें हम फूड वगैरह देते हैं, लाइट वगैरह देते हैं। तो नेचर में कैसे एक इकोसिस्टम होता है कि एक सिस्टम जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, मींस दे इंटरेक्ट ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रो करते हैं, लीव्स वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह उसमें बनते हैं। देन उस पे एनिमल्स जो हर्बीवोर्स है वो फीड करते हैं, हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स फीड करते हैं। और इनके बीच में कोई अगर मरता है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करता है कौन, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स। तो ये एक पूरा सिस्टम है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बट ये सिस्टम सेल्फ सस्टेन्ड यहाँ पे टर्म यूज की गई है। दे आर सेल्फ सस्टेन मीन्स यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन बाहर से नहीं आएगी, यहाँ पे ह्यूमंस इंटरवेंशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी सिस्टम सेल्फ सस्टेन खुद चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ग्रासलैंड में ग्रासेस होते हैं एज एन ऑटोट्रॉप्स, वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उसमें हर्बीवोर्स डियर वगैरह आती है, तो वो डियर वगैरह वहाँ पे घास खाती है, अपना बायोमास उसका इंक्रीज होता है, बॉडी वेट इंक्रीज होता है, देन उस पे जो है कार्निवोर्स फीड करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अदर फोर्सेस की इंटरवेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर समझोगे कि ये खाली फोटोसिंथेसिस और हर्बीवोर्स उस पे फीड करेंगे, फिर कार्निवोर, ये उस पे महदूद नहीं है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, एक तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है कि सन से एनर्जी जाती है ऑटोट्रॉप्स में, देन ऑटोट्रॉप्स से एनर्जी जाती है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से एनर्जी जाती है कार्निवोर्स, एंड देन टॉप कार्निवोर्स, और फिर वो डिफ्यूज होती है, जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो डिफ्यूज होती है फिर से एनवायरनमेंट वो एनर्जी। एक तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देन देयर इज अ डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ग्रासलैंड है तो हर्बीवोर्स जैसे ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे, हिटेरोट्रॉप्स में कौन होंगे, कार्निवोर्स में कौन होंगे, तो एक ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इन्वर्टेड हो सकता है, अपराइट हो सकता है, हाफ इन्वर्टेड हो सकता है, वो इकोलॉजिकल पायरामिड्स में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट एक तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना चाहिए, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस कि सन से एनर्जी जाएगी प्लांट्स में, प्लांट्स से एनिमल्स में। ये ऐसा नहीं होगा कि एनिमल्स से प्लांट्स में जाएगी और प्लांट्स पे से सन। एक यूनिडायरेक्शनल है, वन वे पाथ जो है उसका जो फ्लो है। एक तो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, देन second is distinct trophic structure, and third one is there is cycling of materials, biogeochemical cycles। जो मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि हमारी जो बॉडी है कुछ मिनरल्स की बनी होती है। तो अगर ये मिनरल्स साइकिल नहीं होंगे, अगर हमारी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, एनिमल्स डिकम्पोज या प्लांट्स डिकम्पोज नहीं होंगे, देन देयर विल बी द स्केर्सिटी ऑफ मिनरल्स
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमेशा हमें फिर नाइट्रोजन ढूंढना पड़ेगा। तो वैसे तो हम ढूंढते नहीं हैं, बिकॉज नेचर ने उसको वैसे ही साइक्लिक पैटर्न रखा है। तो एक इकोसिस्टम में एक तो आप डिफिनेशन यहाँ पे समझेंगे कि इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग इट्स ओन एनवायरनमेंट। तो सेल्फ सस्टेनेड कैसे होंगे? व्हेन देयर इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। मैं ये बार बार रिपीट करूंगा जब तक ना हम ये यूनिट खत्म करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। देर इज यूनिडायरेक्शन, तीन चीजें, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो आप लिख भी सकते हैं। देर इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो, डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, एंड साइक्लिंग ऑफ बायोजियो जो एलिमेंट्स होते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन, ये जो है हमारे जो केमिकल साइकिल्स होते हैं। अगर इनमें से एक भी जो है फंक्शन डिस्टर्ब होगी, देन द इकोसिस्टम विल कोलैप्स। अगर वहां पे एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप है सन से एनर्जी कैप्चर नहीं होती है, तो ऑटोट्रॉप्स जो है बायोमास जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे, देन हर्बीवोर्स मर जाएंगे, देन सिस्टम विल कोलैप्स, बिकॉज देयर इज जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास होती है, जो वो खाते हैं उसी से एनर्जी आती है, जो डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर एनर्जी यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी, देन इकोसिस्टम विल कोलैप्स, देन इफ द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर विल ये डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम टाइगर्स को, पूरे टाइगर्स को खत्म करेंगे, उनकी पॉपुलेशन को खत्म करेंगे कार्निवोर्स की, देन द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स, फॉर एग्जांपल डियर, रैबिट, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो वो क्या करेंगे? ग्रेजिंग ज्यादा करेंगे, प्लांट्स को ज्यादा वो खाएंगे। तो वहां पे जो वो एरिया है डेजर्टिफिकेशन की ओर चलता है, वो भी वहां पे भी सिस्टम कोलैप्स होता है। तो ये जो राजस्थान है, स्टेट ऑफ जो इंडिया है, वहाँ पे पुराने ज़माने में राजपूत जो होते थे, वो जो है शेर वगैरह का शिकार करते थे, तो उनकी जो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन, डेयर जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और उसकी वजह से वहाँ पे जो है डेजर्टिफिकेशन, पूरा जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह है सब खत्म हो गए। तो ये दो चीजें अगर खत्म, फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, अगर साइक्लिंग नहीं होगा होगी मिनरल्स की, मींस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा, देन देयर विल बी द हमारे पास आसपास जो जो भी डेड बॉडीज होंगी वो सड़ेंगी नहीं, वो मतलब उसकी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन देयर विल बी द स्कैरिसिटी ऑफ मिनरल्स। तो ये तीन चीज़ों में एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होगी, देन इकोसिस्टम विल कोलैप्स। अब इसमें कुछ और भी ऑथर्स है, जैसे एपी ओडम 1971, इसने भी अपने तरीके से इकोसिस्टम को डिफाइन किया गया है। तो इसने बताया, एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद फिजिकल एनवायरनमेंट सो दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी, राइज टू क्लियरली डिफाइंड ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, ये दूसरी यहाँ पे इसने फंक्शन बताई है, बायोडाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल्स विद इन द इकोसिस्टम। इसने पूरा क्लियरली बताया है कि यहाँ पे तो एक इंटरेक्शन होनी चाहिए बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोटिक जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उसके बाद वहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जिसकी वजह से डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, डिफाइंड ट्रॉपिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, बायोटिक डाइवर्सिटी आ जाएगी या बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी, देन मिनरल साइकिल्स जो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। फिर माइकल एलेबे 1983, इसने भी डिफाइन किया है, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद, इसने शॉर्ट में बताया कि आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो कैसे इंटरडिपेंडेंट है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ एनर्जी, biotic diversity, material cycles, and tropic structure.